नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज तारीख है 25 जून। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 25 जून की तारीख आपको क्यों याद दिला रहा हूं। तो ये 25 जून हिंदुस्तान की तवारीख में बहुत अहम दिन माना जाता है। अहम से ज्यादा इसे आप कह सकते हैं कि काला दिन माना जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र की कुछ है तो वो है बोलने की आजादी। और ये 25 जून ही वो तारीख है जिस दिन बोलने पर रोक लगा दी गई थी। अब आप सोचते होंगे कि बोलने पर रोक कैसे लग सकता है। जो जानते हैं वो शायद समझ गए होंगे, लेकिन जो युवा हैं या जिन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है तो वो सोच रहे होंगे कि बोलने पर हिंदुस्तान में कब रोक लगा था। तो ये बात है, पहले मैं बता दूं कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। वो फैसला जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में एक अध्याय को जोड़ दिया। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा एक फैसला सुनाने वाले थे और वो फैसला लोगों में बेचैनी पैदा कर रहा था। फैसला अभी आया नहीं था, लोग बेचैन थे और इंदिरा गांधी की नींद उड़ी थी। इंदिरा गांधी रात भर सोई नहीं थी। यह फैसला बहुत अहम था और आखिरकार जबकि कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने जगमोहन लाल सिन्हा, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को बहुत कोशिश की थी कि उनको किसी तरह अपने फेवर में लिया जाए। उन्हें बहुत तरह के लालच भी दिए गए थे, यहां तक कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाने की भी बात कही गई थी। मगर सारे लोगों को इतना पता था कि जगमोहन लाल सिन्हा बहुत ही कड़क और सख्त मिजाज जस्टिस हैं और उनका फैसला, इंदिरा गांधी को यह अंदाजा लग चुका था कि उनका फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ आएगा और शायद उनका खौफ, उनकी डर सही निकली। जब फैसला आया तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर 6 साल के लिए बैन लगा दिया था। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने की भी बात कह दी थी कि उन्हें इस्तीफा दे देना होगा और एक बात की रियायत दी थी कि वो सांसद रह सकती हैं। ये पूरा मामला क्या था? ये पूरा मामला था कि जब 1971 में देश में आम चुनाव हो रहा था तो इंदिरा गांधी रायबरेली से खड़ी थी और वहां उनको टक्कर देने खड़े हुए थे राजनाथ। मगर जब चुनाव हुआ तो राजनाथ की हार हुई और इंदिरा गांधी जीत गई। राजनाथ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट चले आए, उन्होंने केस किया और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने अपनी ताकत, अपने पोस्ट और अपनी गद्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने सरकारी तंत्र को चुनाव में लगाया और उन्हें हराने के लिए, यानी राजनाथ को हराने के लिए उन्होंने सरकारी ताकत और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। तो यह मामला जब कोर्ट में आया तो कोर्ट में केस चला। आखिरकार जगमोहन लाल सिन्हा जो जस्टिस इलाहाबाद थे, उन्होंने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने यह फैसला सुना दिया और इंदिरा गांधी, जाहिर सी बात है कि जिस बात की आशंका इंदिरा गांधी को थी, आखिर वो बात सच हुई और उनके खिलाफ ये फैसला आ गया। तब क्या था, इंदिरा गांधी पर यह दबाव विपक्ष की तरफ से बनने लगा कि इंदिरा गांधी को पोस्ट छोड़ देना है। एक रियायत ये मिली थी कि उन्हें कुछ वक्त मिल गया था कि इतने दिन के अंदर उन्हें अपना पद यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी है। इंदिरा गांधी परेशान थी और वहां जब वो बहुत परेशान होती थी तो उन्हें अपने बड़े बड़े नेताओं का तो उनके को साथ था ही, मगर एक युवा था जो उनके साथ खड़ा रहता था और उन्हें भी यह यकीन होता था कि ये मेरे हर मसले को और हर परेशानी का हल निकाल देगा। और वो कोई और नहीं बल्कि फायर ब्रांड और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी थे। जी हाँ, संजय गांधी को जब ये बात पता चली तो वो वापस घर आए तो उन्होंने घर के बाहर भीड़ देखी। उन्हें अंदाजा लग गया कि कुछ गड़बड़ है और शायद यह भी अंदाजा लग गया होगा कि 12 जून को जो फैसला आना है वो इंदिरा गांधी यानी उनकी मां के खिलाफ आया है। वो जब अंदर गए तो उन्हें पूरा मामला पता चला और तब
से ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश होने लगी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी हाल में अपना सीट छोड़ना नहीं चाहती थी। भले ही विपक्ष उन पर कितना भी दबाव बना रहा था, मगर वो ऐसा हल ढूंढ रही थी कि उन्हें कुर्सी नहीं छोड़नी पड़े। और जब ये मामला उनके बेटे से डिस्कस हुआ और उनके बेटे और भी जो उनके साथ थे, धवन भी थे उनके साथ, तो इस तरह के लोगों ने एक माहौल क्रिएट किया और इस पर बातें होने लगी। तभी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे का फोन आया और उन्होंने इंदिरा गांधी को एक सुझाव दिया। जाहिर है यहां पूरा माहौल बना हुआ था, संजय गांधी और धवन इस तरह के सारे लोग मिलकर ये प्लान कर रहे थे, मगर जब वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने फोन करके ये सुझाव दिया कि क्यों ना इमरजेंसी लगा दिया जाए। बाहरी इमरजेंसी तो तभी से लगा हुआ था जब 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और उसके बाद इंदिरा गांधी देश में आयरन लेडी के नाम से जानी जाने लगी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी, साथ ही बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे पर वजूद में लाया था। खैर, तो जब उनका फोन आया सिद्धार्थ का तो उन्होंने ये सुझाव दिया और उसके बाद देश में इमरजेंसी लगाने की तैयारी शुरू हुई। सब कुछ इतना अंदर से हो रहा था कि यह मामला किसी भी हालत में लीक आउट नहीं होना चाहिए। सारी तैयारियां होने लगी और होते ही होते जब सब कुछ तैयार हो गया, सारे मसौदे तैयार हो गए, सारा लिस्ट बन गया कि किन्हें अरेस्ट करना है, यानी कि सारे तरह की पाबंदी जो देश में एक तरह से कहा जाए तो इंदिरा गांधी के खिलाफ उठ रही आवाज थी, उस सारी आवाजों को इस इमरजेंसी के जरिए दबा देने की बात तैयार हो गई थी। और तब 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दिया गया, यानी आपातकाल लगा दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 में एक प्रोविजन है, एक इमरजेंसी यानी आपातकाल की एक स्थिति है, यह आर्टिकल है और इसे इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया और 25 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। यह आपातकाल लगते ही जैसे कि सारी ताकत इंदिरा गांधी के पास सिमट कर आ गई। वो वक्त था जब फखरुद्दीन अली अहमद हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे और कहा जाता है कि वो इंदिरा गांधी की कोई भी बात टालते नहीं थे, लिहाजा उनसे साइन करा लिया गया और इमरजेंसी देश में लगा दी गई। और इमरजेंसी लगने के बाद तुरंत जितने भी नेता थे या जितने भी वैसे लोग थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांग रहे थे, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। उधर जयप्रकाश नारायण गुजरात से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में फैला दिया था और संपूर्ण क्रांति नाम से देश में एक तरह की क्रांति ला दी थी। तो जयप्रकाश नारायण भी टारगेट पर थे और ऐसे ही सारे नेता जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे वो सारे लोग गिरफ्तार होने शुरू हो गए। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, मीसा लगा दिया गया, जिसमें कि कोई भी ये नहीं पूछा जाता था कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, बस एक वारंट आता था और गिरफ्तारियां हो जाती थी। मीसा के तहत लाल कृष्ण आडवाणी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जयप्रकाश नारायण को भी। जब जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक बोला था, जो श्लोक था विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब विनाश का समय आता है यानी अंत का समय आता है तो दिमाग उल्टा चलने लगता है, विपरीत हो जाती है बुद्धि। और यह कहते हुए जयप्रकाश नारायण भी गिरफ्तार कर लिए गए और इस तरह सारे वो नेता गिरफ्तार होते चले गए जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते थे। सारी मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, कोई भी खबर सेंसर यानी सरकार के पास पहले खबर आती थी और उसके बाद उसे छापा जा सकता था, यानी सरकार की जो जुबान थी उसके खिलाफ आप सरकार की जो जुबान थी आप सिर्फ उसी को पेपर में छाप सकते थे, क्योंकि तब पेपर ही ज्यादा चला करता था। यहां तक कि 25 जून को ही रात में कई अखबारों के लाइन काट दिए गए
और इस तरह से काट दिए गए कि वो अपनी खबर छाप ही ना सकें, और बहुत सारे पेपर उस दिन नहीं भी छपे थे। तो इस तरह से देश में आपातकाल लगा दिया गया, और इंदिरा गांधी ने यह आपातकाल जो लगाया, तो यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के लिए लगा दिया गया। ये लगभग 1.5 साल का जो वक्त था, ये ऐसा वक्त था जब लोगों की जुबान पे ताले लगा दिए गए थे, मीडिया की जबानें बंद कर दी गई थी। तब अखबार ही ज्यादा बड़ा मीडिया का जरिया था। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मीडिया यानी कि पेपर, जो न्यूज़पेपर थे, उनके बहुत सारे लाइन काट दिए गए थे और उनको किसी भी तरह से रोक दिया गया था कि वो पब्लिश ना हो। इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई। फिर संजय गांधी ने इस में जो अपना रूप दिखाया, उन्होंने नसबंदी कराई और जबरदस्ती आबादी रोकने के नाम पर लोगों के साथ एक तरह का जबरदस्ती किया गया। तो ये सारा चीज एक आक्रोश बनकर जनता में पनपने लगा, लेकिन उसे दमनकारी रूप से रोका गया। और उसके बाद माहौल देश में ऐसे बने कि सारे वो नेता जेल में डाल दिए गए जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। और इस तरह जब देश में पूरी तरह इमरजेंसी हावी होती चली गई, तो फिर 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी जब हटी, तब फिर चुनाव की बात सामने आई और देश में 1977 में आम चुनाव हुआ। ये चुनाव 16 से 20 मार्च 1977 में हुआ। और इसके बाद जब जनता के साथ जो इमरजेंसी के दौरान कहा जाए कि जुल्म हुआ था, जो उन पे उनकी ज़बानें बंद कर दी गई थी, वो ज़बान उनके हाथ की ताकत बनकर बैलेट पेपर पर मुहर लगा रहे थे। और वो मुहर लग रहा था कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के खिलाफ जितनी भी पार्टियां थीं, वो सारी पार्टी एक हो गई थी और जनता पार्टी उसमें सामने आ गई थी। और इंदिरा गांधी को अपने इस इमरजेंसी का हर्जाना, तब तो भले ही उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, मगर अब उन्हें जनता ने मजबूर कर दिया कि सत्ता उनके हाथ से छीन ली। और इस तरह फिर जनता पार्टी की सरकार हुई, क्योंकि 1977 के इस आम चुनाव में कांग्रेस को सीट आई थी 154 और जनता पार्टी को 295 यानी 295। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि उससे पहले तक कभी भी कोई गैर कांग्रेसी देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। और एक खास बात मोरारजी देसाई के साथ जुड़ी थी कि वो देश के उस समय के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री बने थे। उनकी उम्र करीब 81 ईयर्स थी। और उसके साथ मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए, इंदिरा गांधी के हाथ से सत्ता चली गई। और जो एक और अहम बात इस चुनाव में हुआ, वो ये जो इंदिरा गांधी के इतिहास में जुड़ गया कि इंदिरा गांधी पूरे अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार चुनाव हारी थी, और वो 1977 का रायबरेली में उनकी चुनावी हार हुई थी। तो 1977 में खुद इंदिरा गांधी, जिनका गढ़ माना जाता था रायबरेली, वहीं से वो चुनाव हार गई थी। तो ये सारी बात उस आपातकाल में हुआ था जो 25 जून 1975 यानी आज ही के दिन लागू किया गया था। भले ही यह सरकार चली नहीं, क्योंकि यह सरकार एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस के विरोध में और इंदिरा गांधी के विरोध में एकजुट हुई। बहुत सारी पार्टियां थीं जिनके विचार आपस में नहीं मिलते थे, बस एक उस वक्त का टारगेट था, एक उनकी सोच थी कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस के हाथ से सत्ता ले ली जाए, तो वो एकजुट हो गए थे। लेकिन आपसी मतभेद बहुत था, जिसकी वजह से 1980 में सरकार गिर गई और फिर वही इंदिरा गांधी सत्ता में वापस काबिज हुई। और 1980 से लेकर 1984 31 अक्टूबर तक वो प्रधानमंत्री बनी रही और 31 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह की बहुत सारी बात हम आपको बताते रहेंगे अपने अगले वीडियो में। आप देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही अगर आप हमारे Facebook पेज से खबर को अपडेट कर रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें।